इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो सेशन में आज हम 19 से 20 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विराट कोहली ने घोषणा की कि वह नवंबर में T20 विश्व कप के अंत में भारत की T20 कप्तानी से हटेंगे। कोहली के नेतृत्व में अब तक खेले गए 45 T20 मैचों में से भारत ने कितने मैच जीते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। So Virat Kohli announced he will step down from India's T20 captaincy at the end of the T20 World Cup in November. Out of 45 T20 matches played under Kohli so far, India has won 27. तो देखिए इस तरह का रिकॉर्ड इनका रहा है। 45 मैचेस में इन्होंने कैप्टनसी की है, 27 जीते हैं और 14 हारे हैं। बाकी 2 टाई रहे और 2 का नो रिजल्ट रहा है। और ये जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है नवंबर में UAE और ओमान में, तो इसके बाद अब ये अपनी जो कैप्टनसी है इसको छोड़ देंगे, ये अपने आप को रिलिंक्विश कर लेंगे। इसका मतलब होता है गिव अप करना, या फिर आप एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा भार लग रहा हो तो खुद को वहाँ से बाहर कर लेना, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ देना। तो ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साथ ही आप एक हेडिंग ये भी देखिए, विराट कोहली स्टेप्स डाउन, WTC लॉस, यानी कि जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी WTC लॉस, IPL ड्रॉट, टिफ विद द न्यू सिलेक्शन पैनल प्लेड की रोल इन कोहलीज डिसीजन रिपोर्ट। यानी कि यहाँ पर कहा है जो एक तो ये टेस्ट चैंपियनशिप हारे और IPL में भी कोई खिताब नहीं जीत पाए हैं। फिर तीसरा कारण दिया है टिफ विद न्यू सिलेक्शन पैनल। तो देखिए अगर आप इस सेंटेंस के साथ इस शब्द को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब है, लेकिन अगर अलग से ये शब्द आ जाए आपके पास टिफ, तो यहाँ पर आपको बताना थोड़ा टफ रहेगा। तो ये भी अच्छा शब्द है। टिफ का मतलब होता है जैसे छोटी मोटी बातों पर कहा सुनी जो हो जाती है ना, उसको बोलते हैं टिफ। तो ये मैंने आपको बता दिया, 45 T20 मैचेस खेले हैं और 27 इन्होंने उसमें जीते हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कितने राज्यों से होकर गुजरेगा या गुजरता है? 4, 5, 6 या फिर 3? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। तो ये नितिन गडकरी जी हैं और जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है इस पर ये खड़े हुए हैं। तो देखिए नितिन गडकरी जी ने जो है ये वर्क प्रोग्रेस का यहाँ पर रिव्यू किया है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है। और ये कुछ सिटीज़ के बीच में तो 12 साढ़े 12 घंटे की जो दूरी होती है उसको केवल जो है 24 घंटे, मतलब जो 24 घंटे की जो दूरी होती है उसकी 12 से साढ़े 12 घंटे तक उसको लिमिट कर देगा। आपको जानना चाहिए 1380 किलोमीटर का है ये 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसकी जो टोटल लागत है ये 98,000 करोड़ रुपए है। मार्च 2023 तक कंप्लीट होने के आसार हैं और ये 5 राज्यों से गुजरता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इंस्पिरेशन 4 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन किसके द्वारा संचालित किया गया? इसरो, जाक्सा, नासा या फिर स्पेस एक्स? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंस्पिरेशन 4 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन वाज ऑपरेटेड बाय स्पेस एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंस्पिरेशन 4 है ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट अर्थ ये रही है, यानी कि इसने जो है पृथ्वी की परिक्रमा की है। जैसे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, तो उससे लगभग 160-170 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो जो कक्षाएं होती हैं उसमें रहकर इसने पृथ्वी की परिक्रमा की और 3 दिन तक ये परिक्रमा करती रही। तो इस तरह का ये स्पेस फ्लाइट गया है और ये पहला इस तरह का स्पेस फ्लाइट जो है ऊपर गया जिसमें केवल प्राइवेट सिटीजन्स थे, यानी इसमें एक तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं था, सब जो है केवल नॉर्मल इंसान थे। और आपको बता दें स्पेस एक्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया किसके बिहाफ में? स्विफ्ट फॉर पेमेंट्स, ये जो कंपनी है इसके CEO हैं जैरेड इसाकमैन, इनके जो है इन्होंने स्पॉन्सर की थी इस पूरी फ्लाइट को। और आपको यहाँ पर 2 चीज़ें जाननी चाहिए, एक तो ये कि कौन सा व्हीकल इसे ये जो पूरा कैप्सूल रहा इसको लेकर गया, तो ये गया फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल इसको ऊपर लेकर गया। और किसके अंदर थे? ये ड्रैगन कैप्सूल के अंदर थे जितने भी यात्री थे, ठीक है। तो इसको ड्रैगन कैप्सूल को बोलते हैं रेजिलियंस।
तो इसने कहाँ पर ले गया, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ले गया इन सभी लोगों को। और कौन कौन ये इनके नाम हैं, हेले एर्सिनियोक्स, क्रिस्टोफर सैम्ब्रोस्की, सियान प्रोक्टर एंड इसाक मैन। साथ ही आपको जानना चाहिए ये मिशन जो लॉन्च किया गया, ये जो जेमिनी 11 जो मिशन था सितंबर 1966 में, इसकी 55th एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए किया गया है। आपको ये जानना चाहिए, कई बार आप पढ़ते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कि इतना अर्थ के सरफेस से जो है 1000 किलोमीटर से कम तक का एल्टीट्यूड, या फिर 160 किलोमीटर तक का भी ये हो सकता है। ठीक है, अर्थ से 160 किलोमीटर ऊपर, और जो या फिर 1000 किलोमीटर से कम। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा यानी रेड पांडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर, और इस बार 2021 में बनाया गया है 18 सितंबर को। फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जिसे हम बोलते हैं, इसके सिंबल में कौन सा एनिमल है? तो आप याद रखेंगे जायंट पांडा है। ठीक है, ऑप्शन में रेड पांडा ही मिलेगा आपको, तो आंसर है जायंट पांडा। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो अलका नांगिया अरोड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC। तो NSIC की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD बनी है अलका नांगिया अरोड़ा। आपको बता दें, जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये एक मिनी रत्न कंपनी है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1955 में की गई थी। किस राज्य सरकार ने शिक्षा, रोजगार, पोस्टिंग, पदोन्नति और नियुक्तियों में सामाजिक न्याय के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू मॉनिटर सोशल जस्टिस इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस एंड अपॉइंटमेंट्स। तो इस तरह की एक कमेटी बनाई है ताकि जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रमोशंस हैं और पोस्टिंग है, इनमें एक सोशल जस्टिस बना रहे। आपको जानना चाहिए, ये भी तमिलनाडु से जुड़ा हुआ एक हाल ही का करंट अफेयर है। देखिए 17 सितंबर को EV रामास्वामी पेरियार, तो ये एक रिफॉर्मिस्ट लीडर रहे हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इस दिन को अब जो तमिलनाडु राज्य सोशल जस्टिस डे के रूप में बनाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे के रूप में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेगा? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। बाकी आप जानते हैं तमिलनाडु के नए गवर्नर बने हैं RN रवि, चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन है और कैपिटल चेन्नई है। केंद्र सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योग की PLI योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो 26,058 करोड़ रुपीज हैज़ बीन एलोकेटेड to the PLI scheme of the automobile and drone industry by the central government। तो PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए नाम से ही स्कीम पूरी डिफाइन हो जा रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी प्रोडक्शन से लिंक्ड है जो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा उसकी सेल होगी, उसी हिसाब से सरकार आपको इंसेंटिव देगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस PLI स्कीम का मतलब क्या है। देखिए PLI स्कीम का मतलब ये है कि आप भारत में जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी सेटअप कीजिए, उसके बाद आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। और आपकी अगर सेल बढ़ रही है, साल दर साल आपकी सेल बढ़ती जा रही है, एक साल आपकी 100 है, अगले साल 500 हो गई, फिर 1000 हो गई, इस तरह से आपकी सेल बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि सेल बढ़ रही है, आप कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो सरकार आपको उसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देगी। अब वो किसी भी तरह का इंसेंटिव हो सकता है, सब्सिडी हो सकती है किसी चीज़ में, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट लगी है उसमें किसी प्रकार की सब्सिडी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ऑटोमोबाइल एंड ड्रोन इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर 26,058 करोड़ रुपये रखे हैं, यानी इतना करोड़ रुपये की सब्सिडी वगैरह जो है सरकार देगी। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये PLI स्कीम है 13 सेक्टर्स के लिए लॉन्च होगी और इसका टोटल बजट रहेगा 1.97 लाख करोड़ रुपीस का, और ये इस साल के बजट 2021-22 में अनाउंस की गई। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए जो PLI स्कीम लॉन्च की गई, इसका बजट है 18,100 करोड़ रुपये। और फिर जो फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी फेम स्कीम के लिए यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो एफडीआई हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द टेलीकॉम सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49% टू 100%। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट के तहत बढ़ाई गई है, 100% कर दी गई है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो 100% बढ़ाई गई है ऑटोमेटिक रूट के तहत, ये चाइना और पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए लागू नहीं है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किन दो कंट्रीज़ के लिए लागू नहीं है? आंसर होगा चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि ऑब्वियस है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो एफडीआई आती है ना भारत में, ये दो मोड्स के थ्रू आती है। एक तो आती है ऑटोमेटिक रूट, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा आता है फ्रेंड्स आपका गवर्नमेंट रूट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होती है। साथ ही आप ये भी जानेंगे, जब बात हो रही है इस तरह की न्यूज़ की, तो टेलीकॉम सेक्टर, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो है सरकार ने मॉरेटोरियम अनाउंस किया है 4 साल के लिए, और ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ मॉरेटोरियम का? तो देखिए जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे वोडाफोन आइडिया है, वी है ना, तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इन पर काफ़ी ड्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और बैंक का भी काफ़ी ड्यूज़ है। तो इनको मॉरेटोरियम दिया गया है 4 साल का, यानी कि 4 साल तक इनको राहत दी जाएगी। वो जो इनका डेट है जो वसूलना है सरकार को, उसमें थोड़ी राहत यहाँ पर दी जाएगी। हो सकता है टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए या फिर अलग अलग तरह की सेटिंग जो भी हो, मतलब इनका थोड़ा बर्डन कम किया जाएगा। यहाँ पर देना तो है इनको, पर उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं मॉरेटोरियम। निम्नलिखित में से किसने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो नीति आयोग हैज लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है, और इसमें आप याद रखेंगे इन्होंने रिकमेंड किया है हेल्दी सिटी फॉर ऑल बाय 2030। तो याद रखेंगे नीति आयोग द्वारा रिकमेंड किया गया हेल्दी सिटी फॉर ऑल। इस तरह का एक स्लोगन जैसे दे ही देते हैं कि हमको हेल्दी सिटी फॉर ऑल, इस तरह का एक टारगेट पाना है। कब तक? 2030 तक। तो ये जो रिपोर्ट लॉन्च की गई, इसका मकसद ये है कि जो अर्बन प्लानिंग है उसको जो है रैंप अप करना, उसको बढ़ाना, जो भी हमने रोड मैप तैयार किया है अर्बन प्लानिंग के लिए उसको और तेज़ी लाना। तो नीति आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ पर नीति आयोग ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी रिकमेंड की है, जिसका नाम है 500 हेल्थी सिटीज़ प्रोग्राम। तो ये 5 साल के लिए इन्होंने रिकमेंड की है। साथ ही इन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बनाने की बात की, जिसका नाम होगा नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स। साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने जो है एक ये नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर, ये भी बनाने का इन्होंने जो है बोला है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू मिशन कॉल्ड वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। क्या नाम है? वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी। किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? एनएचपीसी, एनटीपीसी, अडानी पावर या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड। देखिए ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मतलब ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कि आपको जो है ऋण चाहिए, ठीक है, आप लोन ले रहे हैं, एक तरह का ऋण आप ले रहे हैं अपने बॉन्ड इश्यूज करके, और वो जो ऋण है आप ग्रीन बॉन्ड आप इशू कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनको ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट होते हैं, कोई सोलर हो गया या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का कोई स्टेशन लगाना हो, तो इस तरह के जो होते हैं ना, कोई डैम वगैरह के लिए कुछ फंड यूज़ करना हो, तो उसको बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड। यहाँ पर जो पैसा अगर आपको चाहिए ऋण के रूप में, तो उसको बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड के थ्रू आप जो ऋण ले रहे हैं। तो इस तरह का जो है ये यूरो में लॉन्च किया है यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। तो ऐसा पहली बार है जो यूरो में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है भारत की ओर से। 300 मिलियन यूरो का है, ये 7 साल के लिए है। भारत किस राज्य में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन बिहार। तो फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जिसका थीम रहेगा बुद्धिज्म इन लिटरेचर, ये नवा नालंदा महावीरा और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इनके साथ मिलकर भारत होस्ट करेगा। कहाँ पर? नालंदा, बिहार में।
अच्छा, और इसमें ठीक है। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? 24, 30, 51 या फिर 66? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद कन्फर्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 51 अवॉर्डीज। तो 51 लोगों को यह अवार्ड मिला है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2020। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, आपको जानना चाहिए। जो ये अवार्ड है ये 1973 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और जो नर्सेज हैं जो सोसाइटी में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रही हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंडर वाटर मिसाइल परीक्षण किया है, यानी अंडर वाटर मिसाइल टेस्ट किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो साउथ कोरिया हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट अंडर वाटर मिसाइल टेस्ट। तो देखिए, अंडर वाटर मिसाइल टेस्ट किया है, मतलब ज़मीन पानी के नीचे ही किया है। और इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने जैसे ही अपनी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स सी में लॉन्च की, तो उसी के बाद जो है जवाबी कार्रवाई में साउथ कोरिया ने भी अपना एक अंडर वाटर मिसाइल टेस्ट यहाँ पर किया है। और साउथ कोरिया पहली कंट्री बन गई है जो कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन उसने इस तरह का मिसाइल टेस्ट किया है, अंडर वाटर मिसाइल टेस्ट किया है। साथ ही आप जानते हैं साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, यहाँ की प्रेसिडेंट मून जॉय इन है, और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी कौन होंगे या होंगी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंदु मल्होत्रा विल बी द न्यू ओम्बुड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए। तो डीडीसीए की जो ओम्बुड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर बनी है, यानी कि दोनों बनी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो है फॉर्मर जज है, आपने इनका नाम भी सुना होगा, काफ़ी फेमस है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। 1 साल के लिए इनको चुना गया है। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आयान सांगता हैज़ बीन नेम्ड एज 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने इकोलॉजी के क्षेत्र में कुछ, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया होगा, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो मुंबई से हैं ये, 12 साल के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने जो है कुछ इन्वायरमेंटल से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अगर हम बात करें 8 से 14 साल की कैटेगरी में, तो ये 3rd प्लेस पर रहे हैं। और इनका जो प्रोजेक्ट रहा है ये पोवाई लेक से संबंधित रहा है, इसके कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन से संबंधित रहा है। आपको बता दें आजकल एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको जो पुरस्कार मिला है ये और कितने लोगों को मिला है, तो आंसर होगा, अब देखिए, ही इज़ वन ऑफ द 25 यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, तो मतलब टोटल 25 लोगों को मिला है, ये आप याद रखेंगे। किसके द्वारा दिया गया है? एक्शन फॉर नेचर के द्वारा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC हैज डिक्लेयर्ड उत्तर प्रदेश कुशीनगर एयरपोर्ट एज अ कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट। साथ ही आप जानते हैं कि कुशीनगर जो है ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो कुशीनगर है ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, और जैसा कि आप जानते हैं कुशीनगर जो है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए जो है जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब जो है जो अंतिम क्षण होते हैं, मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पर आदमी जो है अटमोस्ट हैप्पीनेस प्राप्त कर चुका है, अपने जो जीवन का एक लक्ष्य है, जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर चुका है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने वो स्टेज को पा लिया था आफ्टर हिज डेथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में पायलट बेसिस पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड आई रास्ते एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर प्रोजेक्ट ऑन अ पायलट बेसिस इन नागपुर। तो देखिए पायलट बेसिस पर क्या है, पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है, आपने कोई प्रोजेक्ट जो है आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा है, अब उसको आप तुरंत पूरे भारत में लॉन्च कर देंगे तो हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो तो पूरे में डिसरप्शन हो जाएगा,
फिर हमें पूरे इंडिया से ही उसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, पहले छोटी जगह पर उसको अप्लाई करके देखते हैं, किसी सिटी में, किसी या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी स्टेट में। तो उसको बोलते हैं पायलट बेसिस। तो पायलट बेसिस हमने पहले देख लिया कि अच्छा सही कर रहा है काम, ठीक है, अब हम पूरे इंडिया में इसको लॉन्च कर देते हैं। अगर कोई खामी है, जब हमने स्टेट बेसिस पर देखा या फिर किसी सिटी बेसिस पर देखा, उस खामी को हमने दूर किया, फिर से उसको लॉन्च किया, अब देखा कि यहाँ कोई खामी नहीं है, फिर हमने पूरे भारत में उसको लॉन्च कर दिया। तो इसको बोलते हैं पायलट बेसिस, छोटे स्तर पर सबसे पहले उसको लॉन्च करना। तो नागपुर में इन्होंने एक आई रास्ते इस तरह का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इसका मकसद है कि जो ये नागपुर है, यहाँ पर 50% जो एक्सीडेंट होते हैं इनको कम करना। तो इसके तहत कई सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर हैं, जैसे जो गवर्नमेंट बसेज हैं उनमें सेंसर्स लगा देना ताकि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लाई जाएंगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। किस आईआईटी ने बारिश की बूंदों, समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर नामक एक उपकरण लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो आईआईटी दिल्ली हैज डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन ड्रॉप्स ओशन वेव्स। तो जो वाटर ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, वाटर स्ट्रीम्स हैं, ओशन वेव्स हैं, इनको यूज़ करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और इसके लिए इन्होंने जो बनाया है इस डिवाइस का नाम है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ब्रुनेई? सो कैपिटल इज बंदार शेरी बेगमान एंड करेंसी इज डॉलर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन लोकेटेड? आंसर इज बुडापेस्ट, हंगरी। Where is the headquarters of the International Weightlifting Federation located? Answer is Lausanne, Switzerland. Name the Indian mathematician who won the prestigious Gabor-Zego Prize 2021. Answer is Professor Atul Dikshit. Where is the headquarters of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication यानी SWIFT located? Answer is ला हुपे बेल्जियम। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बहरीन? व्हाट इज द डेडलाइन टू लिंक पैन एंड आधार? वर्ल्ड बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? लसित मलिंगा हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम all forms of cricket played for which country? The Defence Ministry has constituted an expert committee to conduct a comprehensive review of the National Cadet Corps to make it more relevant. Which Indian cricketer is part of the committee? तो ये क्वेश्चन हमने MCQ में कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आपको कितना याद है ये वाला क्वेश्चन। तो 5th का तो आपको बिल्कुल देना होगा जो डेली देखते हैं, ठीक है, इससे आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा। साथ ही बाकी क्वेश्चन का आंसर भी आप देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।